रिसाइट टुडे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं हमारा सियासी शो। इस शो में हम एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। इस शो में हम दो मुख्तलिफ फ़िक्र के अफराद को आपके सामने पेश कर रहे हैं और आपके सामने उनकी दो मुख्तलिफ राय पेश करेंगे। हम रोज़ इसी तरह से दो मुख्तलिफ पार्टियों के, दो मुख्तलिफ जमातों के अफराद को आपके सामने पेश करेंगे और उनसे आपके सवाल जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में भेजे हैं, वो सवाल हम उनसे करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है समाजवादी पार्टी के मालेगांव सदर जैनुद्दीन पिंजारी साहब, जिन्हें लोग जैनू वायरमैन के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं एनसीपी माइनॉरिटी सेल के सदर सलीम रिजवी साहब, जो बहुत ही काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। आप दोनों हजरात का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जैनू भाई, आपसे एक सवाल जी कि आपने अभी सदारत ली है, बहुत कम वक्त हुआ है सदारत को, तो इस कम वक्त में आपकी पार्टी की और आपकी एक्टिविटी क्या रही? हमने मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी की हमें जब से सदारत मिली है, हमने सबसे पहला काम पार्टी के जो पुराने लोग थे उनसे मुलाकात करके शहर के अंदर संगठन करने का काम शुरू किया है। उसी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर जो शहर के मामला चल रहे हैं उसके ऊपर हमने गौर व फिक्र किया है। जैसे कि मालेगांव शहर के अंदर जो हालात है, तमाम शहर के लोग जानते हैं कि शहर के हाल क्या चल रहे हैं। हमने उसी में से एक मसला जो अभी सरेदस्त बहुत ज़ोरों पर है कि शहर के विकास के नाम पर जो मामला चल रहा था, वो बिल्कुल ही पुरानी शासी पार्टियों के जानिब से ख़राब तरीके से पेश किया गया है। उसमें से हमने रोज़गार का एक मुद्दा लिया है कि जो कि मालेगांव शहर के अंदर मज़दूरों को जो रोज़गार के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर साइजिंगें बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होने वाला है, मज़दूरों का नुकसान होने वाला है और शहर के जो रोड वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके ऊपर हमने गौर फिक्र करके इसके आगे काम करने की हमने तरतीब लगाई है और शहर के अंदर अच्छा रोज़गार लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सलीम साहब, के एनसीपी की फ़िलहाल क्या एक्टिविटी चल रही है? देखिए, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुकामी जो सदर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो लोग बचे हुए हैं, जो 2004 से हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों के शाना बशाना चले, ऐसे तमाम लोगों से हम लोगों ने राब्ता कायम किया और उनमें से कुछ लोगों को मंतखब करके नासिक में अभी इतवार के रोज़ जो मीटिंग हुई, जनाब शरद पवार साहब के साथ हमारी बातचीत हुई और उसमें शहर के लिए वापस कोई नुमाइंदा दिया जाए, वापस शहर अध्यक्ष दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने उनसे गुजारिश की। इसके बाद हम लोग मालेगांव शहर में जो हमारे जो वर्कर हजरात हैं, जो हमारे हमदर्द हैं और हमारे साथी हैं, उन लोगों को जमा करके आगे का लाएअमल तय करने के लिए हम लोगों ने आने वाले इतवार जुमेरात के रोज़ रात में 9 बजे से लेकर अपनी मीटिंग का आगाज़ करने की बात की है। उसी में हम लोग अपना अगला जो लाएअमल है वो तय करने के लिए कमर बस्ता है और हम हमारे शहर के वोटों का शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वोट हैं वो हर आने जाने वाले शख्स के साथ जाते नहीं हैं। जो कायम वोट है वो अपनी जगह पर कायम है। जो राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं और हमें उस पर फ़ख्र है कि हमारे साथ एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। जिस तरीके से अभी आपकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा कि एक शहर का एक बड़ा नाम
और आपके 20 कारपोरेटर अचानक से आपको छोड़कर गए, तो इस पर आपका क्या लाएअमल हो सकता है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गणेश नाइक जैसे, उदयन राजे भोसले जैसे और भी कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी छोड़कर जाने वाला एक इंसान हो सकता है, पार्टी एक सोच के तहत चलती है, पार्टी का एक नज़रिया होता है। जो जनाब शरद पवार साहब के साथ में जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। किसी के आने जाने से पार्टी न ख़त्म होती है न कभी ख़त्म होगी। पार्टी जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। पार्टी के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, पार्टी का काम करेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीलियां आ रही हैं और महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से मुस्लिम चेहरा या मुस्लिम इशू या मुस्लिम लीडर के बढ़ते जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक MIM पार्टी और आपकी जो महाराष्ट्र में सालों से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो इसमें क्या कितना अंतर और कितना डिफरेंट और कितना फ़र्क आपके समझ में आता है? जाहिर सी बात है काशिफ भाई कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कई दिनों से काम कर रही है और MIM तो अभी गुज़िश्ता 5 सालों से यहाँ पर आई है। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, मैं जिस वक्त 2001 में मालेगांव शहर में आया, मैं जब से अबू हाशिम आज़मी साहब के कामों को यहाँ पर देख रहा हूँ। जिस वक्त फसादात हुए, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने यहाँ पर खुसूसी पर्सनल उनके जानिब से लोगों की मदद की। जब बम ब्लास्ट हुए तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये हादसात के मामलात होते हैं, हमारे अबू हाशिम आज़मी साहब वहाँ पर पहुंचकर या उनके लोगों को पहुंचाकर लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक के बम्बई के अंदर भी असेंबली में जब कोई मुस्लिम आमदार कौम के लिए आवाज़ उठाता है तो जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ये नहीं देखते कि ये शख्स कौन सी पार्टी का है, उनके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वो कौम के लिए आवाज़ उठा रहा है। उसी तरीके से जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने जब 3 तलाक का मामला चल रहा था, उन्होंने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि मालेगांव शहर के जो लीडर है, अभी हाल ही में जो लीडर है और गुलिस्तान में जो लीडर थे, इनका भी उन्होंने साथ दिया है, ये खुद गवाही देंगे। और आप MIM के बारे में आपने बात कही, MIM का मामला जो है, मैंने पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि जुमलों वाली बात है। हमने मालेगांव शहर में देखा ही है कि जिस वक्त पहली मर्तबा यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर कहा गया था कि मालेगांव शहर के लिए बहुत अच्छा अस्पताल देंगे, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मालेगांव शहर की आवाम पूछ रही है कि अस्पताल कहाँ है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है। बाकी सारी बातें तो आवाम को मालूम ही है। क्योंकि आप सालों से सियासत में एक्टिव रहे हैं और आपने बहुत सारे लीडरों को देखा है शहर के बाहर रियासतों के, तो आपको फ़िलहाल असेंबली इलेक्शन 2019 के लिए मालेगांव के रुझानात क्या लगते हैं? काशिफ भाई, इसमें ऐसा है कि मालेगांव के रुझानात ये 2 नंबर पर आज ऐसे लग रहे हैं। 1 नंबर पर तो ऐसा लगता है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दोनों उम्मीदवार अपने अपने तौर पर जीत चुके हैं, इनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत रह गई है। लेकिन मालेगांव शहर बहुत कशमकश में गुजर रहा है। मालेगांव शहर के जो मसाइल हैं, चाहे वो कचरा डेपो का मसला हो, जहाँ पर हमारे गरीब झोपड़पट्टी के साकिनीन को उखाड़ कर पहुँचाया जा रहा है, वो कचरा डेपो आज उनके लिए वबाल जान बना हुआ है। डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियाँ उन्हें घेर रही हैं और मालेगांव शहर का भी यही हाल है। मालेगांव शहर के रास्तों का ये हाल है कि रास्ता कहाँ पर है ये ढूंढने की बात है, खड्डे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और मालेगांव शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे पावरलूम सनत, साइजिंग की सनत, इन तमाम पर आज आफत आई हुई है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के मार्फत बोलिए या और दीगर महकमों के मार्फत, GST, नोटबंदी, ये तमाम जो हालात से शहर गुजरा और आज वो अपनी कस्मपुसी के आखिरी पायदान पर ठहरा हुआ है। अभी मौजूदा हालात में ट्रक मालकान ने हड़ताल कर दी है
ट्रांसपोर्ट वालों ने मतलब उनका आपस में नहीं जम रहा है। इसका भी जो तमाम जो भुगतान है, इसकी तमाम तकलीफ जो है वो भी पावरलूम मालकान और मालेगांव शहर के मजदूरों पर आएगी। इस पर कोई संजीदगी से काम करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे इन तमाम मसाइल पर ध्यान देवें, मालेगांव शहर को साफ सुथरा बनाया जाए, अच्छे रास्ते फराहम किए जाएँ, अच्छी सहूलियात दी जाए, दवाखानों में अच्छी सहूलियात दी जाए, और जो दीगर मसाइल हैं उन पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। ये असल में काम करने की जगह है, ये काम करने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में काम बेशुमार है, करने के लिए नियत और नीति चाहिए। तो जब आपकी पार्टी के 20 कारपोरेटर थे तो क्या आपने उस टाइम में भी आवाज़ उठाई? जी, इस ताल्लुक से मैं समझता हूं कि हमारे शहर में जो 20 कारपोरेटर की आप बात कर रहे हैं, मैं एक मरतबा आरिफ नसीम खान साहब के पास गया था। हमने कहा कि हमारे शहर में काम नहीं होता, हमारे लोग मतलब ने हमारी बात नहीं सुनते और ऐसा होता है वैसा होता है। तो जब हमने तमाम मसाइल उनके सामने रखे तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के कितने कारपोरेटर हैं? हमने कहा कि 84 में से 56 हमारे चुनकर आते हैं। अब बोले अब तुमको क्या चाहिए, अब तुमको क्या मतलब लम या उतर के काम करेंगे तुम्हारा? आज तो तुम्हारे पास 56 कारपोरेटर हैं, 58 कारपोरेटर हैं, उसके बाद अगर हमारे मसाइल जूं के तू हैं तो ये तो हमारी किस्मत है कि हमारे जो नेता हैं या हमारे अमाल है जो हमारे ऊपर ऐसे नेता और ऐसे जो लीडरान हैं, मुसल्लत हैं, उन्हीं से हमें काम लेना है। हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि ये तमाम लोग अच्छा काम करने पर अपने आप को आमादा कर लें। तो आप पर्सनल यानी किसी से मुतमईन नहीं है? मैं किसी शहर के किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए, क्या वो किसी भी एक लीडर से मुतमईन है? हाँ, एक समझ के तौर पर लोग एक दूसरे से मुतमईन हो सकते हैं कि मेरे मफादात अगर किसी से जुड़े हुए हैं, किसी के मफादात किसी से जुड़े हुए हैं। लोग अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक तोरा एक मोरा, ये अगर नीति पर लोग सोच रहे हैं तो शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। जैनू भाई, जैसे सलीम भाई ने कहा कि एक तोरा एक मोरा, या इसको दूसरी ज़बान में अगर कहें तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो इस तरीके से जब आप शहर को देखते हैं और समाजवादी के आप अभी हालिया दिनों में सदर बने हैं, तो समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में जो होने जा रहा है 21 तारीख को, तो कितना रोल अदा कर सकती है? शहर में जो तेरी भी चुप और मेरी भी चुप के ताल्लुक से सलीम रिजवी साहब ने कहा, ये शहर अच्छे तरीके से देख रहा है कि तेरी भी चुप और मेरी भी चुप कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है और कब तक चलेगा। अगर मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि जनाब आबू हसीम आज़मी साहब ने अगर हमें ये आदेश दिया कि हमारा अलायंस नहीं होता है और जैनो एयरमैन साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, तो इंशाअल्लाह मैं शहर का हर वो शख्स जो शहर का विकास चाहता है, हर वो खातून जो अपने बच्चों की अच्छी तालीम चाहती है, हर वो शख्स जो शहर को खूबसूरत बनाना चाहता है, मैं ऐसे हर उस शख्स से मिलूँगा, हर उस मजदूर से मिलूँगा कि जो रोज़ाना मजदूरी के लिए भटकता है, हर उस कारखानदार से मिलूँगा जो पावर से परेशान है, मैं हर उस शख्स से मिलूँगा जो वाकई में शहर की तरक्की चाहता है। इंशाअल्लाह मैं सभी लोगों से मिलकर एक ऐसा रोल अदा करने की कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में हम इस इलेक्शन में कामयाब हो या ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये डर जो लीडरों ने शहर के अंदर जो पैदा करके रखा है, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, इंशाअल्लाह ये वक्त बंद हो जाएगा। तो आप सालों से आप भी काम करते रहे हैं शहर में, तो और आप ऐसे इलाके से आते हैं जो बहुत पसमानदा माना जाता है जी, जो गरीबों की बस्ती मानी जाती है, तो शहर में आपको क्या लगता है कि तरक्की का फीसद कितना है? शहर में तरक्की का फीसद माना जाए तो और शहरों से हम आज की तारीख में तकरीबन 10 से 20 साल पीछे चल रहे हैं। शहर जिस तरीके से तरक्की पे जाना चाहिए था, शहर में रोज़गार है लेकिन जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का शहर के अंदर रोज़गार नहीं है।
तो शहर तरक्की कैसे कर सकता है। अच्छा, ये जो इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन मुस्लिम इशू पे होना चाहिए या शहर के इशू पर होना चाहिए? ये इलेक्शन अब जो होने जा रहा है, मेरा तो मानना यह है कि ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर के विकास की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर जो शख्स मज़हब के नाम पर वोट मांगे, जो शख्स कौम मिल्लत के नाम पर वोट मांगे, कौम मिल्लत की दुहाई दे, मैं शहर के तमाम ही लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप कतई वोट ना दें। और जो लोग हमने पिछले गुज़िश्ता दिनों में देखा है कि लोगों को धमकाकर, लोगों को पैसों का लालच दिखाकर वोट लेते हैं, लोगों ने ऐसे लोगों को भी वोट नहीं देना चाहिए। सलीम साहब, आप मालेगांव शहर के लिए आप और आपकी पार्टी क्या सोचती है? आगे का क्या लाएअमल हो सकता है? ये इलेक्शन ठीक है, आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप भी पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाले हैं या इसी पार्टी से मालेगांव शहर के लिए कुछ काम करने वाले हैं? आपने अच्छा सवाल किया कासिफ भाई। मैं तकरीबन 8 साल जनाब साथी निहाल अहमद साहब के साथ में रहा। 2004 का इलेक्शन होने के बाद मैंने साथी निहाल अहमद साहब से मशवरा करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गया। ये मेरा दूसरा मुकाम है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तब से लेकर 2004 से लेकर आज तक मैं अपनी जगह पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं एक सोच के साथ में मैं गया हूँ। पार्टी जो होती है एक सोच और एक नज़रिया का नाम है। दरअसल हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं ये बात तमाम अहलियान शहर के गुज़ार करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके रिसाइट टुडे के माध्यम से, कि हमारा शहर हिंदुस्तान, इसमें इसकी आबादी 130 करोड़ है। हम मुसलमान यहाँ पर 20 से 22 करोड़, अगर मोटा मोटी हिसाब अगर देखा जाए तो 130 करोड़ की आबादी एक जानिब है और 20 करोड़ एक जानिब, यानी 110 और 100 यानी सिर्फ 20। ये कहीं से हम लोग धर्म की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, मुसलमान और हिंदू की बुनियाद पर हम किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। हिंदुस्तान एक बैनुल मजहबी मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहने के आदी हैं और एक साथ रहने में खुशी महसूस करते हैं। चंद फ़िरका परस्त तो हो सकते हैं जो हमारे में भी मिलते हैं और गैर मुस्लिमों में भी मिलते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में अगर रहना है, सुकून उसके साथ रहना है, अमन के साथ रहना है, तो हमें राष्ट्रवादी नज़रिया जो है शरद पवार साहब के साथ में जो हम लोग चलकर करते हैं, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त की जाती है, तमाम मज़ाहिब का काम किया जाता है, और यही एक नज़रिया है जो हिंदुस्तान को ज़िंदा रखेगा, मुसलमानों को अमन सुकून के साथ हिफाजत के तौर पर हिफाजत अच्छे इज़्ज़त व वक़ार के साथ में ज़िंदा रखेगा। ये एक नज़रिया है और इसी नज़रिए के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुसलमानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी की बात आती है तो हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब की। तो फिर इसको आप कैसे देखेंगे? ये बिल्कुल सच है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जब जब कोई मुस्लिम मसला खड़ा होता है तो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी बात रखते हैं। उन्हें वहाँ पर जो वक्त मिलता है वो मैं समझता हूँ कि 2 से 3 मिनट मिलता है। 2 से 3 मिनट में वो अपनी बात मुदल्लिल अंदाज में रख देते हैं, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ और असदुद्दीन अवैसी की पार्लियामेंट के ऐवान में जो आवाज़, लोकसभा के ऐवान में जो आवाज़ होती है, मेरा ये मानना है कि नक्कार खाने में तूती और असदुद्दीन अवैसी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़रूर वहाँ पे बोलते हैं, लेकिन उसका असर कितना होता है ये शहर हिंदुस्तान देखता है। तो असद साहब के बोलने के हिसाब से हिंदुस्तान के मुसलमान अगर उन्हें मजबूत करेंगे तो वो आवाज़ में ज़ोर भी होगा और उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग जो मुस्लिम कौम जो है, हमारा ऐसा मानना है कि ये मुख्तलिफ हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग ज़ात, बिरादरी और शोबा, पेशा और समाज इस बुनियाद पर बटी हुई है। हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, एक दूसरी जमीयतुल उलमा मौलाना महमूद मदनी साहब की है। ऐसे जो
जिन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए जद्दोजहद की, कामकाज किए, जंग आज़ादी में भी काम किया, जंग आज़ादी के बाद भी सैलाब हो, फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, हर जगह इन्होंने नुमाइंदगी की है। तो इनकी जो नुमाइंदगी है इससे कभी नफरत नहीं फैलती, लेकिन अवैसी साहब की तकरीर से नफरत फैलती है और बीजेपी जानबूझकर इनको ऐसा मौका देती है कि ये ऐसा कुछ बोले और उसके बाद उसका फायदा उठाकर बीजेपी एक तरफा इलेक्शन जीत जाती है। और कांग्रेस के जो आज इतने खराब हालात है उसमें कांग्रेस का खुद का किरदार तो है, जो उनका मतलब जो भी उनका किरदार रहा जो मुसलमानों के तहीं, जैसे मेरा मानना है कि सचर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र सचर कमेटी, मौलाना महमूदुर रहमान कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये तमाम लोगों ने जो हमारे हालात बताए हैं, जो हम 30-35% मुसलमान सरकारी नौकरियों में हुआ करते थे, आज तकरीबन 1.5% भी हम लोग सरकारी नौकरियों में नहीं बचे। उसकी वजह यही है कि आज हम लोग पसमानदा हो गए, लेकिन इस पसमानदगी के साथ में भी हम हुनरमंद हैं। आज हमारा नौजवान पंचर बना के, गाड़ी बनाकर, मैकेनिक की नौकरी करके, वेल्डिंग करके एक अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, तिजारत करके अपने आप को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन ये किसी के रहम करम पर नहीं है, हुकूमत ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज ये अपने अपने ईमानी जज्बे के साथ में काम करते हैं और अपने खानदान का, अपने खानदान का और अपने अहल अयाल का पेट पालते हैं, लेकिन किसी हुकूमत की भीख के मोहताज नहीं रहे। क्या शहर की आवाम एक नए लीडर के मुंतज़िर है? बेशक शहर की आवाम यही चाहती है कि कोई ज़रूर हमारे सामने आवे और अच्छी नुमाइंदगी पेश कर सके, लेकिन अभी जैसे मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं देते। तो हमें जो लोग हैं उन्हीं से अच्छाई की उम्मीद रखकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है। जब कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं इस 2 मिसरे पे अपनी बात को ख़त्म करूंगा और यही 2 मिसरे आपका जवाब है कि घर मिली फुर्सत तो तेरी जुल्फ़ें भी सुलझा दूंगा, आज तो उलझा हूँ हालात के सुलझाने में। जैनू भाई, आप क्या बोलते हैं? क्या शहर एक तीसरी क़यादत के इंतज़ार में है? जी बिल्कुल, मालेगांव शहर एक तीसरी क़यादत के इंतज़ार में है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी क़यादत जो आगे नहीं आ पा रही है, इसके लिए शहर भी जिम्मेदार है और शहर को यही लोग एक अलग मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं। इसमें हम हर शहरी जिम्मेदार हैं। अगर हर शहरी ये सोच ले कि मालेगांव शहर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल लाइन से हो, दीनी लाइन से हो, हर तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे उन लोगों को ढूंढकर शहर के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ये काम करना चाहिए कि शहर के ऐसे एक्टिव लोगों को ढूंढकर उनको मौका देना चाहिए। इंशाअल्लाह तीसरी क़यादत खुद ब खुद मिल जाएगी और शहर का विकास हो जाएगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जैनू वायरमैन, एनसीपी माइनॉरिटी सेल के सदर सलीम रिजवी साहब। इन्होंने बहुत सारी बातों पर हमसे बात की और आप इस इलेक्शन में देख सकते हैं कि इनका सोच क्या है, इनका नज़रिया क्या है। इस नज़रिए के हिसाब से आपको भी जानने में आसानी होगी शहर की सियासत किस रुख पर जा रही है। हम किसी और नई शख्सियत के साथ किसी और मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।